दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। 2029 का चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन क्या अभी से आप ये सोच सकते हैं कि 4 साल के बाद चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आप इस पर सोचिए, कुछ अनुमान लगाइए। लेकिन मुझे लगता है कि 2029 में चुनाव कराने वाला चुनाव आयोग ही शायद सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए, क्योंकि लक्षण उसी दिशा में जाते हुए नजर आते हैं। चुनाव आयोग ने कल वोट चोरी के सारे आरोपों का विपक्ष को जवाब दिया। राहुल गांधी को 7 दिन में हलफनामा देने या फिर माफी मांगने की डेडलाइन भी दी। आज उसका पहला दिन बीत गया है, लेकिन विपक्ष इन शर्तों में आने की बजाय टकराव के रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है और वो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में भी लग गया है। अब सवाल यह है, क्या विपक्ष में वाकई इतना दम है कि महाभियोग लाकर सीईसी को हटा सके, या सिर्फ माहौल बना रहा है? तलवारें दोनों तरफ से खिंच चुकी हैं और आज उसे थोड़ी और धार दी गई है। वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कौन सा पासा फेंका है नया, और जवाब में विपक्ष ने क्या दांव खेले, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन पहले 4 पॉइंट में आज की खबर जान लेते हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग ला सकता है विपक्ष। विपक्ष ने सीईसी पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। संसद से सड़क तक विपक्ष का वोट चोरी मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा रहा और चुनाव आयोग ने बिहार में काटे गए 65 लाख वोटरों की लिस्ट अब जारी कर दी है। और इसमें सबसे पहले महाभियोग पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सबसे ताजा हमला यही है। सीईसी के खिलाफ महाभियोग के प्लान की खबर 2 बैठकों से बाहर निकल कर आई। एक बैठक राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई, जबकि दूसरी बैठक विज्ञान भवन में इंडिया गठबंधन की थी। दोपहर को इंडिया गठबंधन ने एक सुर में कहा कि सीईसी के खिलाफ महाभियोग ही एक विकल्प दिखाई देता है। उनकी कार्रवाई की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी के कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर हम लोग को लगेगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, अगर हमको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के पीछे हटे नहीं हटे। कुछ से जिससे संदेश जाए और हमारा चुनाव आयोग वापस सुकुमार सेन का चुनाव आयोग दिखे, ना कि पड़ोस के किसी मुल्क के चुनाव आयोग जैसा। चुनाव आयुक्त को हटाने का तरीका वही है जो किसी जज को हटाने का है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था का दर्जा देता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयुक्त को सिर्फ महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है और इसके लिए संसद के किसी भी सदन में 14 दिन पहले प्रस्ताव देना होता है। लेकिन क्या विपक्ष को याद नहीं रहा कि अब उसके पास इसका वक्त ही नहीं बचा? मॉनसून सत्र खत्म होने में बस 3 दिनों का वक्त बाकी है। कम से कम बिहार चुनाव से पहले यह संभव ही नहीं है। तो क्या विपक्ष ने सिर्फ माहौल बनाने के लिए महाभियोग का जिक्र छेड़ दिया, या वास्तव में इस मुद्दे को लेकर उसके भीतर गंभीरता है? विपक्ष के सामने संकट सिर्फ समय का ही नहीं, संख्या का भी है। महाभियोग को संसद में पास कराने का रास्ता उसके लिए और भी टेढ़ा है। महाभियोग प्रस्ताव का दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। विपक्ष को इसके लिए लोकसभा में 362 और राज्यसभा में 160 वोट चाहिए, लेकिन विपक्ष की लोकसभा में संख्या 234 ही है और राज्यसभा में संख्या सिर्फ 77। यानी विपक्ष के पास लोकसभा में 128 वोटों की और राज्यसभा में 83 वोटों की कमी है। मतलब यह है कि ना समय विपक्ष के साथ है और ना ही नंबर उसके साथ है। फिर भी जब उसने महाभियोग लाने का मन बना लिया तो देखिए बीजेपी और एनडीए के दलों ने भी कैसे चुन चुनकर पलटवार किया। ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है,
जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है, तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या बात आप नहीं सुने हैं? वोट चोरी कोई संवैधानिक बात है क्या? वो गैर संवैधानिक बात बोल रहे हैं। उनकी मर्जी है, ले आवे। यही तो जनतंत्र है। जनतंत्र में सब कुछ सुविधा है। हम लोग एकदम कहते हैं कि मौज से वो ले आवे इम्पीचमेंट। धांधली हुई है तो धांधली को रेक्टिफाई करने का यही तो प्रोसेस है, और कैसे किया जाएगा। बट जब उस प्रोसेस को अपनाया जाता है तो आप सड़क पे हंगामा कीजिएगा, सदन में आप हंगामा कीजिएगा, बट जहाँ पे औपचारिक ऑफिशियल आपत्ति दर्ज करानी है चुनाव आयोग के पास, वहाँ पे आप नहीं कीजिएगा। तो आपको सिर्फ अगर एक वॉकी क्रिएट करना है, अगर आपको सिर्फ एक अविश्वास का माहौल, और ये लोग विपक्ष करता रहा, पहले सीए को लेकर देश को जलाने का काम किया, पूरा लोकसभा का चुनाव झूठ बोलते गए कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और अब वोटों की इस लड़ाई का अगला हिस्सा आपको दिखा देते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ है। लगातार नारेबाजी होती रही। विपक्ष ने चुनाव आयोग को चुनौतियां दी तो एनडीए ने भी कहा कि विपक्ष बिना बात का बखेड़ा खड़ा करके खुद को ही एक्सपोज कर रहा है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजे। तू डाल डाल तो मैं पात पात। चुनाव आयोग से विपक्ष की लड़ाई उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है मानो अगला चुनाव आयोग से ही लड़ना हो। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। डेडलाइन वो भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को। ज्ञानेश कुमार की इस चुनौती में कांग्रेस को धमकी नजर आई और आज उसका पारा और चढ़ गया। संसद के बाहर विपक्ष आज भी नारेबाजी करते पहुंचा। संसद शुरू हुई तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे तैश में आ गए। फिर जेपी नड्डा से भी रहा नहीं गया। सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है। देश देख रहा है और हम ये बताना चाहते हैं कि इनको कोई भी चर्चा में रुचि नहीं है। ये सिर्फ, मैंने पहले भी कहा, एनार्किज्म में, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म में। लोकसभा में भी यही था। विपक्षी लगातार वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाता रहा। 3 बार कार्रवाई रुकी। जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। लोकसभा में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा थी, लेकिन विपक्ष तो नारे लगाता रहा। चिकित्सक होने के नाते, मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं ये मनस्थिति समझ सकता हूं अध्यक्ष जी। ये नाराजगी उस समय वाकया होती है जब आदमी हताश होकर जाता है। इस तनातनी के बीच एक स्ट्रोक चुनाव आयोग ने खेला। बिहार में जिन 65 लाख वोटर्स के नाम काटे हैं, उनकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करके बिना कुछ कहे एक तरह का चैलेंज कि लो चेक कर लो और देखकर बताओ कि इनमें से अगर एक का भी नाम गलत काटा हो तो। लेकिन चुनाव आयोग को चैलेंज के बदले दूसरा चैलेंज मिला, जो दिया समाजवादी पार्टी ने। कहा शपथ पत्र मिलने पर ही जांच होती है, तो 2022 में जो 18,000 शपथ पत्र दिए थे उस पर ही एक्शन बता दो। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब ये है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सारी गड़बड़ियां कैलकुलेटेड वे में होती हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नजरअंदाज करता है हमारी शिकायतों को। जिनका वोट नहीं होगा उनसे सरकारी अधिकारी कोई भी ये कह सकता है कि तुम तो इस देश के नागरिक नहीं हो। और इसके बाद आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद पड़ी। पूछा, वोटर लिस्ट जारी कर सकते हैं तो फिर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की भी चोरी अब पकड़ी गई है सरासर, इसलिए अब झेप रहा है चुनाव आयोग। जो मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो अब सार्वजनिक हो गई है चुनाव आयोग की।
हालांकि चुनाव में वोटों की चोरी हो ही नहीं सकती। इस थ्योरी के खिलाफ बीजेपी के अंदर से भी 2 आवाजें बाहर निकल कर आई। एमपी के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी होती रही है। उन्होंने खुद कांग्रेस को वोट चुराते पकड़ा था। अच्छा वोटर इसके धांधली के रीमा से बड़ा को उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट श्रीनिवास तिवारी के राज्य में, एक कमरा में 1000 वोट मनिगमा में निकले थे 11 वोट। और एक वीडियो योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण का भी आ गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि वोट चोरी होती है और कन्नौज में अखिलेश यादव ने ये चोरी की थी। उधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल सासाराम से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। पहले दिन 6 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। रविवार को रात्रि विश्राम बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार के इलाके कुटुंबा में किया और फिर सुबह तेजस्वी के साथ आगे की ओर निकल पड़े। औरंगाबाद जिले के कई इलाकों से होते हुए राहुल की यात्रा गया जी पहुंची है। आज रात्रि विश्राम यहीं पर है। कल फिर सुबह से नालंदा नवादा की तरफ यात्रा रवाना हो जाएगी। राहुल गांधी की इस यात्रा पर बिहार की सियासत कैसे गरमाई हुई है, कैसे राहुल के विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं और इस यात्रा से राहुल गांधी को कौन सी सियासी कामयाबी मिलने वाली है, इसके बारे में आज हम जनहित में आपको विस्तार से देंगे जानकारी। लेकिन उसके पहले आज कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रखते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव औरंगाबाद के तीर्थ स्थल देव पहुंचे। यहां दोनों ने सूर्य मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। राहुल और तेजस्वी की पूजा पाठ वाली तस्वीर आज वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में राहुल गांधी के माथे पर लाल रंग का तिलक है, गले में गुलाबी रंग की प्लेन चुनरी और गेंदे की माला है। वैसे राहुल गांधी की इस तरह की तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं, इसीलिए आज जब ये तस्वीर सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अपनी वैचारिक सुविधा के हिसाब से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की इस यात्रा से चुनावी मौसम में कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थकों में जोश जरूर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। पार्टी के सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की टीम यात्रा में मिल रहे पब्लिक रिस्पांस से बेहद गदगद है। ये अलग अलग तस्वीरें आज की ही हैं। राहुल गांधी की यात्रा में गाड़ियों का काफिला है, सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं, तेजस्वी यादव साथ हैं। बिहार कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें राहुल को देखने के लिए गया जी में कुछ लोग पेड़ पर भी चढ़ गए। राहुल और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर है रफीगंज के इलाके की और जो तमाम कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर दूसरी महागठबंधन पार्टी के हों, वो जगह जगह पर इसी तरीके से राहुल और तेजस्वी के इंतजार में खड़े रहते हैं ताकि एक झलक उनकी देखने को मिल जाए। और ये जो जीप आप देख रहे हैं, जो सामने से जीप आ रही है, उस जीप में अगर आप देखें तो आपको राहुल गांधी आगे बैठे हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी देखिए आगे बैठे हुए हैं और सीधा चल रहे हैं। तमाम भीड़ जो है उनके पीछे इस वक्त देखिए दौड़ते हुए नजर आ रही है। तो ये तस्वीर है बिहार के उन इलाकों की जहां से राहुल और तेजस्वी की ये यात्रा निकलती जा रही है। तो एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता और समर्थक राहुल की इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल की ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने की यात्रा है। यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। उनको लग रहा है कि हम गलत वोटर से मदद से आज अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाए हैं और अगर ये बात हो जाएगी तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उनके पैर के तले की धरती खिसक रही है, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो यात्रा जो कर रहे हैं उनका मंशा एकदम खराब है, गलत नीयत से कर रहे हैं। हालांकि यात्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग राहुल गांधी के साथ चलते नहीं दिख रहे। इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर फ्लॉप यात्रा इसे बीजेपी करार दे रही है। ये तीनों तस्वीरें आज की हैं, यात्रा में अलग अलग जगहों की। पहली तस्वीर देव मंदिर के पास की है। सुबह यात्रा की वजह से आम लोगों को दूर पर ही यहां रोका गया था, इसीलिए मंदिर के पास भीड़ कम थी। बाकी गांव या शहरी क्षेत्र के जो बाहरी इलाके हैं
वहां की ये दोनों तस्वीरें हैं। अब उस सवाल के जवाब की ओर आते हैं कि इस यात्रा से राहुल गांधी को बिहार की सियासत में क्या हासिल होने वाला है। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक तस्वीर में। इस तस्वीर में राहुल गांधी गाड़ी में खड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर में तेजस्वी की तुलना उनके समर्थक कुरुक्षेत्र में अर्जुन की रथ के सारथी बने भगवान कृष्ण से करते हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों के समर्थक इन तस्वीरों को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। कांग्रेस ने आज तक खुलेआम तेजस्वी को सीएम का कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया है, जबकि कांग्रेस को पिछली बार की तरह इस बार लड़ने के लिए 70 सीटें मिलेंगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन राहुल की इस वोटर अधिकार यात्रा ने इन सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश की है। एक संदेश जो इस यात्रा से साफ है वो ये कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे रहेंगे। दूसरा कोई दूर दूर तक रेस में दिखाई नहीं देता। अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि जिस कांग्रेस को तेजस्वी 50 से कम सीटों पर निपटाना चाहते थे, अब वो भी संभव नहीं होगा। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ा ली है। अब कांग्रेस सीटों की संख्या कहां तक ले जाती है, उनके नेताओं पर यह बात निर्भर है। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले हल्की बारिश में गया के लोगों के बीच सभा भी की है। चुनाव आयोग और केंद्र पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी की बिहार में ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बिहार में इस तरह की यात्रा कर चुके हैं। तब राहुल गांधी ने बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। राहुल ने जब बिहार में इस यात्रा की शुरुआत की, उसी दौरान नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। ये बात जनवरी 2024 की है। उस दौरान राहुल ने तब 2 चरणों में अपनी बिहार यात्रा पूरी की थी। तब भी तेजस्वी यादव उनके सारथी बने थे, इस बार भी उनके सारथी बने हैं। और अब आगे बढ़ते हुए एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल की यात्रा से तब लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को फायदा भी मिला था। राहुल गांधी की यात्रा तब किशनगंज से गुजरी थी। किशनगंज में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। अररिया से यात्रा गुजरी और यहां पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। पूर्णिया से यात्रा गुजरी, पप्पू यादव जीत गए, हालांकि वो निर्दलीय थे। कटिहार गए राहुल, तो कटिहार भी कांग्रेस पार्टी के खाते में आया। सासाराम गए राहुल, यहां भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। औरंगाबाद गए तो यहां भी महागठबंधन को जीत हासिल हुई थी। अब एक बार फिर से यात्रा के जरिए राहुल गांधी को उम्मीद है कि जहां जहां से यात्रा गुजरेगी वहां वहां कांग्रेस और महागठबंधन को इसका फायदा होगा। और इसी उम्मीद में राहुल गांधी निकल पड़े हैं। 1 सितंबर को पटना में रैली के साथ यात्रा का समापन होना है। अब राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए खुद कांग्रेस पार्टी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए कितना वोट बटोर पाते हैं। एसआईआर का मुद्दा क्या वास्तव में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा बिहार के इलेक्शन में, लगातार हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनहित में आगे बढ़ेंगे और अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। एनडीए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है। अब बारी विपक्षी गठबंधन की है, जिसने आज अपने प्रत्याशी के नाम पर मंथन किया है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विपक्ष का उम्मीदवार बिहार या तमिलनाडु से हो सकता है। बीजेपी ने विपक्ष से उम्मीदवार न उतारने की अपील की थी, लेकिन विपक्ष ने चुनाव कराने का मन बना लिया है। बहुमत के अंक गणित के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना करीब करीब तय है। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, एनडीए की बैठक भी हो चुकी है। सत्ताधारी गठबंधन के सभी दलों ने समर्थन पर सहमति भी जता दी है। एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी दिल्ली पहुंचा है। पूरे एनडीए
पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सब पार्टी ऐसा शख्सियत को समर्थन देंगे। नॉमिनेशन हम 20 तारीख 11 बजे करेंगे। जाहिर है महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल का देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचना अब महज औपचारिकता भर है। हालांकि चुनाव निर्विरोध होने की संभावना कम है, क्योंकि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक इसमें विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने का फैसला हुआ और ये काम खड़गे को सौंपा गया। राधाकृष्णन भले ही तमिलनाडु से आते हों, बावजूद इसके डीएमके भी उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारने के पक्ष में है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन की बैठक में पद्मश्री से सम्मानित मशहूर वैज्ञानिक एम अन्नादुरई के नाम पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार विपक्ष के एक नेता ने आगामी विधानसभा चुनावों और चुनाव आयोग के एसआईआर की वजह से बिहार या फिर तमिलनाडु से उम्मीदवार उतारने का सुझाव दिया। अब खड़गे टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम आला नेताओं से बात करेंगे और उम्मीद है कि मंगलवार दोपहर तक विपक्षी उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। I think the India Alliance leaders have had few discussions on this matter, and I'm expecting that there would be a consensus and we would hear the discussion made public very soon. उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। मतदान की तिथि 9 सितंबर तय की गई है। उसी दिन नतीजा भी आ जाएगा, जो यकीनन एनडीए के राधाकृष्णन के पक्ष में ही आएगा। जनहित में आगे बढ़ते हुए बात अब भारत के अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला की, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा लहराने के बाद स्वदेश लौट चुके हैं। उनकी और देश की इस कामयाबी पर आज संसद में जश्न मनाने की बड़ी तैयारी थी। जी हां, तैयारी ही थी, क्योंकि सही मायने में यह हो ही नहीं सका, क्योंकि सफलता के जश्न में हंगामे का ऐसा विघ्न डाला गया कि मजबूरन सदन को स्थगित करना पड़ गया। मैं आपसे पूछूंगी कि शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि आखिर किसकी है, तो यकीनन आप, पूरी दुनिया बेहिचक यही कहेगी कि भारत की। लेकिन ना जाने क्यों विपक्ष ने आज लोकसभा में इस जश्न से खुद को दूर रखा, चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया। देश के अंतरिक्ष मंत्री भारत की कामयाबी की कहानी सुनाते रह गए और विपक्ष के सांसद शोरगुल मचाते रह गए। संसद के अंदर की पूरी कहानी आपको दिखाएं, उसके पहले आज की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास से सामने आई, जहां आज हमारे देश के हीरो शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान शुभांशु ने पीएम के सामने अंतरिक्ष के अनुभवों को साझा किया। साथ ही दोनों ने भारत के गगनयान मिशन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। लेकिन इससे पहले आज संसद में कैसे शुभांशु की कामयाबी पर चर्चा के दौरान नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, अब जरा वो भी देखिए। अंतरिक्ष में भारत की सफलता की जब जब चर्चा होगी, तब तब इन 4 तस्वीरों का जिक्र जरूर होगा। 25 जून 2025, जब भारत के वायुवीर और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ान भरी। 15 जुलाई 2025, जब अंतरिक्ष की सफल यात्रा के बाद वो धरती पर लौटे। 17 अगस्त 2025, जब वो अमेरिका से स्वदेश वापस आए। और 18 अगस्त 2025, जब संसद में शुभांशु और देश की सफलता पर चर्चा होनी थी, तो विपक्ष ने इससे किनारा किया, लगातार हंगामा मचाया। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे, मैं सबको इस विषय पर पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दूंगा। माननीय सदस्य, इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में कितनी श्रेष्ठता हासिल की है। लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे 5 मिनट तक विपक्ष को समझाया। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष में भारत की सफलता पर चर्चा के लिए मनाया, लेकिन विपक्षी सांसद फिर भी नहीं माने। ऐसे में हंगामे के बीच ही देश के अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान की कहानी बयां की, तो विपक्ष को आईना दिखाने से भी नहीं चूके। जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए
अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल हैं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। पूरी विनम्रता से सर झुका करके ये अपील करूंगा सदन के तमाम साथियों से, विपक्ष वालों से भी, कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें, वापस आएं। अहमद फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है कि किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, और किस किस को सुनाएंगे हम तुम्हारे शोरो गल का सबब, तू मुझसे नाराज है तो सुभाषु के लिए आ। लेकिन मंत्री महोदय की विनम्र अपील और शायराना तंज का भी विपक्ष पर असर न हुआ। जितेंद्र सिंह 23 मिनट तक बोलते रहे और विपक्षी सांसद इस दौरान लगातार नारेबाजी करते रहे। अंत में स्पीकर के आसन पर बैठे सांसद दिलीप सैकिया ने आखिरी कोशिश की। देश के जनता हम सबको देख रहे हैं, सदन को पूरा देख रहा है। सदन में इस तरह का आपका व्यवहार जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर नहीं चलाना चाहते सदन, आप लोग सदन की कार्रवाई 19 अगस्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इस तरह से लोकसभा में शुभांशु की शुभ और सफल अंतरिक्ष यात्रा का जश्न विपक्ष के माननीय सांसदों के विघ्न की भेंट चढ़ गया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए गहरी नाराजगी और निराशा जताई। विपक्ष को भले ग्रुप कैप्टन शुभांशु की सफलता पर चर्चा गवारा नहीं, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया में अपने शब्दों से अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम और लहराते परचम की दिल खोलकर तारीफ की, जबकि उनकी पार्टी की गाड़ी वोट चोरी वाले नैरेटिव से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। सरकार उस वोट चोरी और डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक का ऊपर बात करना ही चाह रही है, और ये लोग डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अचानक बिना बीएससी पे भी चर्चा नहीं हुआ। विपक्ष की गाड़ी भले उसकी सियासत पर अटकी हो, लेकिन देश को अपने अंतरिक्ष नायक की एक एक कामयाबी पर बेहद गर्व है, जो उन्होंने 25 जून से 15 जुलाई की अंतरिक्ष यात्रा में हासिल की है। इस मिशन में देश ने उन पर 548 करोड़ रुपए खर्च किए। शुभांशु की सफल वापसी के बाद अब भारत की नजर मिशन गगनयान पर है, जिसमें शुभांशु शुक्ला समेत 3 हिंदुस्तानी अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में दुआ कीजिए कि भारत का ये अभियान कामयाब हो और इस पर होने वाली राजनीति नाकाम। खबरों में आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको मुंबई, जो कि देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। माया नगरी है और शहर में 24 घंटे की बारिश ने ही सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। 2005 में मुंबई बारिश में डूब गई थी। 20 साल हो गए। हर साल इस मौसम में लोगों को वही डर सताता रहता है। आज भी जब 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है तो मुंबई डरी हुई है, सहमी हुई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। सड़क पर पानी भरा हुआ है। ट्रेनें लेट से चल रही हैं। हवाई उड़ानें भी प्रभावित हैं। पूरा का पूरा शहर कैसे बना हुआ है समंदर, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहली तस्वीर पानी में फंसी कार, दूसरी तस्वीर पानी में बंद हुई बस, तीसरी तस्वीर पैदल चलने को मजबूर स्कूटी सवार। तस्वीरें भले 3 हैं, लेकिन इस तरह का नजारा आज मुंबई की सड़कों पर आम रहा। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन सुबह से शहर में इतनी भारी बारिश हुई कि सड़कें जलमग्न हो गई, मानो सड़क पर जल कर्फ्यू लग गया। पानी में फंसी गाड़ियों की ये तस्वीरें किंग सर्कल की हैं। घुटनों से ज्यादा पानी सड़क पर भरा हुआ था और इसी पानी में बच्चों से भरी स्कूल की बस बंद हो गई। बस नंबर 1, बस नंबर 2 और बस नंबर 3, ये तीनों अलग अलग स्कूल की बसें हैं। तीनों में ही बच्चे सवार थे। भारी बारिश की वजह से स्कूल को आधे दिन में ही बंद किया गया। बच्चे घर पहुंच पाते उससे पहले ये पानी में फंस गए।
माटुंगा पुलिस स्टेशन के पास डॉन बास्को की इस स्कूल बस में 6 छोटे छोटे बच्चे सवार थे। बस पानी में बंद हुई तो साथ चल रही केयर टेकर परेशान हो गई। किसी तरह पुलिस को जानकारी मिली तो बच्चों को एक एक करके गोद में उठाकर निकाला गया। बस से सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद पुलिस वाले इनको बारिश और पानी से बचाने के लिए थाने ले गए। बताया जा रहा है कि बच्चे बस में करीब घंटे भर से ज्यादा देर तक फंसे रहे। थाने में बच्चों को खाने के लिए बिस्किट दिए गए। इसके अलावा एक पीले रंग की दूसरी बस भी इसी तरह पानी में फंस गई। बारिश में ही बंद हो गई। बच्चे कागज की नाव बनाकर खेलने लगे। शहर में आज हालात कुछ इसी तरह के हैं। नाव चलाने की तस्वीरें तो नहीं आई, लेकिन कहानी कुछ इसी तरह की दिख रही थी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वेदांत किंग जब किंग सर्कल में रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो दर्जनों गाड़ियां पानी में फंसी दिखी। धक्का मारकर निकालने की कोशिश की जा रही थी। पूरा यहाँ पर ये जो एरिया है पूरा जल भरा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कार है वो फंसी है। उसके पीछे आप देख सकते हैं ट्रक है। दिक्कतों का सामना मुंबई करों को करने को देखने मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां बंद गिर चुकी है और लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी गाड़ी शुरू करने का। पानी में किसी की सफेद कार फंसी थी तो किसी की काली कार। कोई स्कूटी को पैदल ही लेकर ठेलते हुए जा रहा था तो कोई बस निकालने के लिए रस्सी का सहारा ले रहा था। ये शहर के सिर्फ एक इलाके का हाल नहीं था। पूरी मुंबई आज पानी में डूबी हुई दिखी। 2005 का डर सबको सता रहा था। हिंदू माता की तस्वीर देखिए। चलती हुई गाड़ी से वीडियो बनाया गया है। ऐसा लग रहा है मानो समंदर जैसे लहरें उठ रही हों। रोड के किनारे जो दुकानें हैं उन दुकानों में भी पानी घुस चुका था। इसी पानी में चलकर सड़क पार करने को लोग मजबूर थे। मुंबई के पॉश लोखंडवाला इलाके की सड़कें भी पानी से लबालब थी। लोटस पेट्रोल पंप जो कि एक लैंडमार्क है, उसके पास से गुजरने वाला ये लेन है। कोई भी व्यक्ति वाहन लेकर नहीं जा रहा है क्योंकि जगह जगह पॉटहोल्स हैं और कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें बाइक चालक गिर गए। देखिए एक सामने बाइक चालक जा रहा है, उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मशक्कत करते हुए वो बाइक लेकर गया और देखते ही देखते उसकी बाइक बंद पड़ गई। ये अंधेरी सबवे की तस्वीरें हैं। पानी ऐसे बह रहा है मानो समंदर सड़क पर उतर आया हो। लगातार हो रही बारिश का सबसे बुरा असर इसी रोड पर हर साल पड़ता है। इस बार इतिहास नहीं बदला है। अब जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए। सड़कें तो पानी में डूबी ही थी। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा था। शहर की तीनों लोकल लाइन प्रभावित हुई। हाल तो एयरपोर्ट का भी बुरा ही था। कई फ्लाइटों में देरी हुई, कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। आज सड़क, रेल, प्लेन तीनों के यात्री प्रभावित हुए, परेशान रहे। जिन सड़कों पर पानी नहीं भरा था वहां ट्रैफिक जाम की परेशानी थी। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे का ये नजारा देख लीजिए। दोपहर 1 बजे सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। हम देख सकते हैं पीछे मैं हूँ अभी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, जहाँ पर लगभग घाटकोपर से लेकर कुर्ला तक कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तक जो है बड़ी ट्रैफिक की समस्या जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एम्बुलेंस जो है इस ट्रैफिक में फंसी हुई दिखाई दे रही है। मुंबई के रास्तों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्तों पर पानी भरा हुआ है और इसका सीधा असर जो है मुंबई के रास्तों पर दिखाई दे रहा है। यानी ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी हुई थी तो जिन सड़कों पर पानी नहीं था वहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से लेकर शाम तक यही नजारा मायानगरी की सड़कों पर नजर आया। बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और आज सुबह सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। ऐसे में अगर आप मुंबई के आसपास के इलाकों में रहते हैं तो अलर्ट रहिए। जरूरी ना हो तो घर से ना निकलिए, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में हो रही बारिश पर सरकार की पैनी नजर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार मीटिंग कर रहे हैं, खुद स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। मुंबई में दोपहर 2 बजे तक 170 मिलीमीटर बारिश हुई है। हिंदू माता, परेल, अंधेरी, लोखंडवाला में पानी भरा हुआ है। मुंबई में 14 जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद सुस्त है। बारिश के कारण मुंबई में करीब 40 लोकल ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। मुंबई में मेट्रो सेवा पर बारिश का असर फिलहाल नहीं है। अगले 10 से 12 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। 21 तारीख तक मौसम इसी तरह से वहां पर बना रहेगा। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है। 15-16 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नांदेड़, लातूर, छत्रपति संभाजीनगर में स्थिति भयावह है। करीब 1000 गांव बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। मॉनसूनी मार की ये तस्वीरें आज सिर्फ मुंबई से ही सामने नहीं आई हैं। देश के कई और इलाकों में भी हाल कुछ ऐसा ही है। पहाड़ से लेकर आपको बताते चले मैदान तक, बिहार से लेकर यूपी तक, हिमाचल तक आसमान से घातक बारिश हो रही है।
कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं पहाड़। उत्तर से दक्षिण तक कैसे मचा हुआ है हाहाकार, उसको बताती हुई अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। बांध और बैराजों से आफत बनकर आगे बढ़ता सैलाब, अपनी हदें लांघकर सब कुछ निगलने पर आमादा नदियां, पानी के आगोश में समाते जा रहे खेत और खलिहान, गांव से लेकर शहरों तक दिख रहा कुदरत का कहर। लगातार हो रही बारिश के चलते इस वक्त देश के तमाम हिस्सों की लगभग एक जैसी ही तस्वीर है। मुसलधार बारिश के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बुरा हाल है। देश का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा बाकी हो जिसका प्रकृति के इस प्रकोप की चपेट में आना बाकी रह गया है। बारिश के चलते सबसे बुरा हाल पहाड़ी राज्यों में। ये तस्वीर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से कराह रहे हिमाचल प्रदेश की है, जहां धर्मशाला जिले में पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात खड़े हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बरसात से नदियां और नाले खतरनाक रूप धर चुके हैं। राजधानी देहरादून के एक गांव में बरसाती नाला इस कदर उफन पड़ा कि एक बाइक उसकी लहरों की चपेट में आकर बह गई। ये महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की तस्वीर है, जहां बारिश के चलते ओवरफ्लो होने पर जब ईसापुर बांध से पानी छोड़ा गया तो पैनगंगा नदी इस कदर उफन पड़ी कि आसपास के पूरे इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। कुछ ऐसी ही तस्वीर इन दिनों रत्नागिरी जिले की भी है। लगातार बारिश के चलते रत्नागिरी में लबालब भर चुके खोरिंको बांध से बह रहा पानी अब सिहरन पैदा कर रहा है, जबकि बुल्ढाना जिले में हो रही बम्पर बरसात की वजह से पूर्णा नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया है कि ग्रामीण इलाकों में गांव, खेत, खलिहान और सड़कें सब कुछ पानी में समा गए हैं। लगभग ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई और राज्यों का भी है। परेशान करने वाली बात यह है कि फिलहाल मौसम के इस कहर के थमने के अब तक कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। जनहित में आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखते हैं। जो फौजी देश की सीमा पर खड़े होकर दुश्मन से हमारी रक्षा करते हैं, उसी फौजी की यूपी के टोल पर कुछ गुंडों ने पिटाई कर दी। एबीपी न्यूज सुबह से फौजी को न्याय दिलाने की मुहिम चला रहा है और एबीपी न्यूज की खबर का असर यह हुआ है कि टोल प्लाजा का लाइसेंस जिस एजेंसी के पास है उसके खिलाफ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 लाठी डंडे और पत्थर से वार पर वार करते करीब दर्जन भर गुंडे और भीड़ से जूझता एक फौजी। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान से हुई ये बेरहमी सोशल मीडिया पर वायरल है। टोल बूथ पर जिस जवान पर यह जानलेवा हमला हुआ उसका नाम है कपिल और उसे बेरहमी से पीट रहे ये गुंडे भूनी टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद छुट्टी पर मेरठ आए सेना के जवान कपिल को कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। शुक्रवार को कपिल फ्लाइट पकड़ने के लिए मेरठ से दिल्ली आ रहे थे। कपिल के मुताबिक भूनी टोल प्लाजा पर लंबा जाम देखकर उन्होंने खुद को आर्मी स्टाफ बताते हुए जल्दी जाने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि इसी बात पर बहस के बाद टोल कर्मियों ने कपिल और उसके साथी पर हमला बोल दिया। सड़क पर सेना के जवान के साथ हुई मारपीट की घटना मिलते ही मेरठ की सरधना पुलिस सक्रिय हो गई और इस मामले में फौजी पर हमला करने वाले आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ ही में इसमें तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए वीडियो के आधार पर 6 लोगों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी की जा चुकी है।
इसमें पुलिस ने और भी इसमें जो अन्य लोग हैं उनकी भी जानकारी कर इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई के बावजूद फौजी पर हुए हमले का मुद्दा और गर्मा गया। सेना के जवान के साथ हुई बर्बरता से भड़के स्थानीय लोगों ने सैकड़ों की संख्या में भूनी टोल प्लाजा पर हमला बोल दिया। वहीं इस मामले में अब मेरठ के सरधना से पूर्व बीजेपी विधायक और चर्चित नेता संगीत सोम की भी एंट्री हो गई है। सेना के जवान से मारपीट के खिलाफ स्थानीय लोगों का समर्थन करने के लिए संगीत सोम भी भूनी टोल प्लाजा पर पहुंच गए और फौजी से मारपीट के आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ गुंडों की कोई जगह नहीं है। किसी कीमत पे भी यहाँ गुंडे नहीं चलने देंगे और अधिकारी आए मुझे जवाब देंगे कितनी देर में उसे गिरफ्तार करेंगे। हालांकि पुलिस इस मामले में सभी दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन एक सैनिक से हुई बदसलूकी पर लोगों के भड़के गुस्से और तनाव को देखते हुए अब मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का हम रुख करेंगे। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति कभी भूल नहीं सकते। फिर भी उनकी मजबूरी है कि अब से कुछ देर के बाद उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बैठना है। ठीक ऐसे ही जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, अलास्का में पुतिन ट्रंप मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर ट्रंप से हुई बातचीत की जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने भी शांति के हर प्रयास का समर्थन किया, लेकिन असली चिंता यूरोपीय देशों को है। इन देशों के प्रधानमंत्री भी अमेरिका पहुंच गए हैं। इन्हें डर है कि कहीं ट्रंप इनके हितों को अनदेखा न कर दे और इन्हें भी ठेंगा ना देखना पड़े। Country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. We gave you through this stupid president. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. करीब 6 महीने पहले की ये व्हाइट हाउस की तस्वीरें आज भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के जहन में ताजा होंगी, क्योंकि तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बुरी तरह से बेइज्जत किया था। ये बात और है कि ट्रंप ने कई बार ज़ेलेंस्की से मुलाकातें की, कभी बंद कमरे में तो कभी फोन पर। लेकिन ज़ेलेंस्की अच्छे से जानते हैं कि पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने रेड कारपेट बिछाया था, लेकिन ज़ेलेंस्की से ट्रंप की मुलाकात अलग ही तरह की होती रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की सहमे हुए दिखते हैं तो ट्रंप उन्हें नसीहत देते हुए। और एक बार फिर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ही साफ कर दिया है कि शांति स्थापित करने का जिम्मा ज़ेलेंस्की का है। ट्रंप ने अपने अलग अलग बयानों में कहा है कि ज़ेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ युद्ध खत्म कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। ट्रंप ने पोस्ट में यह भी साफ कहा है कि यूक्रेन को क्रीमिया भी वापस नहीं मिलेगा, ना ही यूक्रेन को नेटो में शामिल होने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को भी तैयार है। जाहिर है ट्रंप ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन जब बात पुतिन की आई तो ट्रंप ने माना कि अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। पुतिन के लिए अमेरिका आना बहुत मुश्किल था। यूरोप के कई देश भी ज़ेलेंस्की और ट्रंप मुलाकात को लेकर तनाव में है। हालांकि सभी को उम्मीद है कि शांति का रास्ता सही से तैयार होगा। क्या मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति चाहते हैं? तो कहूंगा हाँ। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति पुतिन ऐसा चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं। यही उन्होंने प्रस्तावित किया है। तो अब देखते हैं क्या चर्चा होती है। जानकारों की माने तो ट्रंप पुतिन की मुलाकात से यूरोपीय देश खुश तो हैं, लेकिन यूरोपीय देशों का अमेरिका पहुंचना, ज़ेलेंस्की ट्रंप की व्हाइट हाउस में बड़ी मुलाकात होना दुनिया के लिए अगले 24 घंटे की सबसे बड़ी घटना है। A lot of the European leaders, prime ministers, UK, Italy have also flown to the US because they are also worried that there should be no backdoor or under the carpet deal between the US and Russia, which does not keep the interests of the European
countries in mind. So this is a very big game being played out at a global scale, and how it really will transpire or what will be the end result, we really cannot say. देखना यह है कि अमेरिका में हो रही हलचल के बाद दुनिया भर में अब इन मुलाकातों के दौर का क्या असर होता है और ऊंट किस करवट बैठेगा, कहना अभी मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पल पल बदलता हुआ मिजाज अब आगे क्या रुख अख्तियार करेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। और अब आज का जनहित मंत्र, हो कि मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।